दोस्तों, मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जो षड्यंत्र अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रचा जा रहा है वो अब तक का सबसे बड़ा है। यह कहानी केवल राजनीति की नहीं है, यह कहानी है डीप स्टेट की, उन ताकतों की जो न भारत को मजबूत होते देख सकती हैं, न भारत के बाजार को अपने हाथ से निकलने देना चाहती हैं। कई लोग कहते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए भी मोदी को हटाने की कोशिश हुई, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये हमले और ज्यादा बढ़ गए और अब हालत यह है कि इस साजिश में कई देश शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है, जैसे बांग्लादेश में डीप स्टेट ने शेख हसीना को हटाया, वैसा ही खेल भारत में मोदी के खिलाफ खेला जा रहा है। डीप स्टेट जिसमें CIA शामिल है, वो विदेशी कंपनियां शामिल हैं जो भारत के बाजार पर कब्जा चाहती हैं। और हैरानी की बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस खेल का हिस्सा बताए जा रहे हैं। सवाल यह है, क्यों डीप स्टेट चाहता है कि मोदी जाएं? क्यों भारतीय विपक्ष ट्रंप की भाषा बोलने लगा है? क्या भारत में भी बांग्लादेश जैसा बवाल खड़ा होने वाला है? दोस्तों, ये डीप स्टेट भारत को आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और सैन्य रूप से बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। ये चाहते हैं कि भारत के बाजार पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा हो और हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए फर्जी फेमिनिस्ट, कुछ NGOs, कुछ छद्म इतिहासकार और दिखावटी इन्फ्लुएंसर्स की पूरी फौज खड़ी कर दी गई है। लेकिन भारत बदल चुका है। आज भारत दुनिया की आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है और यही डर डीप स्टेट के दिल में बैठ चुका है। मामला बिगड़ा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर अमेरिकी F-16 विमानों को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को अमेरिका की गोद से खींचकर मारा। बस उसी दिन से पीएम मोदी को हटाने का खेल और तेज हो गया। अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की कुछ विपक्षी पार्टियां सब एक लाइन में आ गए। ट्रंप के सीजफायर वाले बयान को लेकर विपक्ष ने मोदी को सरेंडर मोदी कहा, सेना के मनोबल पर हमला हुआ, यहां तक कि वोट चोरी का आरोप भी लगाने लगे। वैसा ही पैटर्न जो बांग्लादेश में शेख हसीना और पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। और दोस्तों, ये मत भूलिए, जब इमरान खान पुतिन से मिलने गए थे उसी दिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। अमेरिका ने वहीं फैसला कर लिया था, इमरान अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आज वही स्क्रिप्ट भारत में लिखी जा रही है, क्योंकि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दुनिया यहां व्यापार करना चाहती है, लेकिन पीएम मोदी साफ कह चुके हैं, राष्ट्रीय हित पहले। यही डीप स्टेट को बर्दाश्त नहीं। अब सवाल यह नहीं कि मोदी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है या नहीं, सवाल यह है क्या भारत इस षड्यंत्र के सामने टिक पाएगा? डीप स्टेट का एजेंडा साफ है, भारत को कमजोर करना, भारत के बाजार पर कब्जा करना और भारत के राजनीतिक नेतृत्व को अपने हिसाब से बदलना। लेकिन अब आपको यह समझना होगा डीप स्टेट चलता कैसे है। यह सीधे सीधे हमला नहीं करता, ये आपकी ही धरती पर आपकी ही राजनीति और आपके ही मीडिया को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। सबसे पहले वो विपक्षी पार्टियों को नैरेटिव देता है, फिर इंटरनेशनल मीडिया उसी नैरेटिव को उठाकर ग्लोबल लेवल पर फैलाता है, और तीसरा, सोशल मीडिया पर हजारों बॉट अकाउंट्स उस नैरेटिव को हर वक्त घुमाते हैं ताकि आपको लगे अरे सब यही बोल रहे हैं तो सच ही होगा। उदाहरण देखिए, जब बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोला गया, पहले वोट में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया, फिर मीडिया ने उसी को हेडलाइन बनाया और अंत में सड़कों पर फंडेड प्रोटेस्ट शुरू कर दिए गए। नतीजा, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। अब वही कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट भारत में लागू हो रही है। आपने देखा होगा, अचानक सोशल मीडिया पर वोट चोरी, डिक्टेटर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। अचानक विदेशी पत्रकार भारत के चुनाव पर सवाल उठाने लगे। अचानक कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो कल तक कुकिंग वीडियो बना रहे थे वो भी लोकतंत्र बचाओ पर लेक्चर देने लगे। और दोस्तों, सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीप स्टेट भारत के अंदर आर्थिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेगा। मतलब स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग, रुपए को गिराने के लिए विदेशी फंड्स का इस्तेमाल और जरूरी सामान की सप्लाई चेन में बाधा डालना। क्यों? ताकि महंगाई बढ़े, लोग नाराज हो और चुनाव में माहौल बदल जाए। लेकिन दोस्तों, पीएम मोदी भी यह सब जानते हैं। उन्होंने खुद कहा था, मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। और अब खेल अगले लेवल पर जाने वाला है। सूत्र बताते हैं डीप स्टेट अगले 6 महीनों में भारत के खिलाफ एक मल्टी फ्रंट अटैक प्लान कर रहा है। राजनीतिक मोर्चा, आर्थिक मोर्चा, सांस्कृतिक मोर्चा और मीडिया मोर्चा, सब एक साथ। सवाल है, क्या भारत इसके लिए तैयार है? और क्या हम ये लड़ाई सिर्फ दूर बैठकर देख सकते हैं, या अब हमें भी मैदान में उतरना होगा? डीप स्टेट जानता है, अगर पीएम मोदी को सत्ता से हटाना है तो जनता का भरोसा तोड़ना होगा। इसके लिए उन्होंने भारत के विपक्षी दलों को 3 तरह के टूल्स दिए हैं। नैरेटिव शिफ्ट, ताकि हर घटना का दोष सीधे मोदी पर जाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव,
विदेशी नेताओं और संस्थाओं से बयान दिलवाना कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, सड़क आंदोलन, बड़े शहरों में अचानक फंडेड प्रोटेस्ट करवाना ताकि मीडिया में तस्वीरें जाएं और माहौल खराब हो। दोस्तों, ये कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा ही कॉपी पेस्ट फॉर्मूला श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी चलाया गया था। अब दूसरा मोर्चा, आर्थिक हमला। डीप स्टेट को मालूम है कि भारत की ताकत उसका तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है, तो उन्होंने तय किया है कि इस मार्केट में डर फैलाना है। कैसे? विदेशी निवेशकों के जरिए अचानक स्टॉक मार्केट में गिरावट लाना, रुपया गिराने के लिए डॉलर की भारी खरीद करना और भारत की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए जरूरी सामान जैसे फर्टिलाइजर, चिप्स और एनर्जी रिसोर्सेज की डिलीवरी रोकना। इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, नौकरी घटेगी और लोग गुस्से में आएंगे। यही तो डीप स्टेट चाहता है, आर्थिक दर्द को राजनीतिक गुस्से में बदलना। तीसरा मोर्चा, सांस्कृतिक और सोशल हमला। दोस्तों, डीप स्टेट सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से भी लड़ता है। उन्होंने भारत में ऐसे ग्रुप तैयार किए हैं जो हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे त्योहार तक को टारगेट करते हैं। कुछ एनजीओ, कुछ सोशल एक्टिविस्ट और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन असली मकसद सिर्फ एक आपके सोचने का तरीका बदलना। ये लोग लगातार सोशल मीडिया पर यही फैलाते हैं कि भारत में सब गलत है, भारत पीछे जा रहा है, मोदी तानाशाह है, ताकि धीरे धीरे बिना आपको पता चले आपके मन में देश और उसके नेतृत्व के प्रति अविश्वास बैठ जाए। और चौथा मोर्चा, मीडिया वॉर। दोस्तों, आपने नोट किया होगा पिछले कुछ महीनों में विदेशी मीडिया में भारत के खिलाफ रिपोर्ट्स की बाढ़ आ गई है। हर हफ्ते कोई नया एक्सपोज, कोई नई रिपोर्ट जिसमें भारत को बदनाम किया जाता है। यह सब ऐसे नहीं हो रहा, यह एक कोऑर्डिनेटेड मीडिया स्ट्राइक है। इसके लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं ताकि आपकी सोच पर असर पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन है ये लोग जो डीप स्टेट का नैरेटिव भारत में चला रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक इसमें शामिल हैं कुछ बड़े पत्रकार जिनके इंटरव्यू हमेशा विदेशी चैनल्स पर दिखते हैं, कुछ थिंक टैंक के मेंबर्स जो वॉशिंगटन और लंदन के कॉन्फ्रेंस में भारत को लेकर नेगेटिव प्रेजेंटेशन देते हैं, और कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो अपने इंटरनल नेटवर्क का इस्तेमाल करके अंतरराष्ट्रीय लॉबी को फीड करते हैं। दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनका इस्तेमाल बांग्लादेश में शेख हसीना को गिराने के लिए किया गया था और पाकिस्तान में इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए भी। लेकिन फर्क यह है, भारत सिर्फ 14 करोड़ लोगों का देश नहीं है, इसके भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। और अगर यह प्लान यहां काम कर गया तो पूरी दुनिया में डीप स्टेट का दबदबा और बढ़ जाएगा। दोस्तों, सवाल यह है, क्या हम ये लड़ाई सिर्फ देखते रहेंगे या हम तैयार रहेंगे? क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह भारत के भविष्य की लड़ाई है।